इस वीडियो में हम लोग राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के बारे में जाना। ये वीडियो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि संवैधानिक संस्थाओं के बारे में की जो सीरीज है उसका नेक्स्ट पार्ट है। राज्य लोक सेवा आयोग संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 तक इनका संविधान में वर्णन है, यानी कि जिन अनुच्छेद में यूपीएससी का वर्णन है उन्हीं अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन है। बात करते हैं इसके गठन की, तो राज्य लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के अनुसार राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, जिसके अंदर एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होंगे। ये सदस्य और अध्यक्ष की कुल संख्या कितनी होगी, इनकी सेवा की शर्तें यानी कि टर्म ऑफ कंडीशन है, जो सर्विस की कंडीशन है, वो सब राज्यपाल के द्वारा निर्धारित की जाएगी। लेकिन संविधान में एक शर्त का उल्लेख है कि इसके आधे या आधे से ज़्यादा सदस्य यानी कि कम से कम आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्हें राज्य सरकार या भारत सरकार के दिन कम से कम 10 वर्ष का कार्य करने का अनुभव हो। पदावधि टेन्योर के बारे में कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष कितने समय तक अपने पद पर बने रहेंगे, इसके बारे में संविधान में ये लिखा है कि ये 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उस समय तक अपने पद पे रहते हैं। हालांकि अपने पदावधि यानी कि इस टेन्योर से पहले भी ये लोग कभी भी अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं और ये त्यागपत्र राज्यपाल के नाम संबोधित होगा। यदि किसी भी कारण से राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अनुपस्थित है या वो पद खाली है, तो राज्यपाल अन्य सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य को कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि एक्टिंग चेयरमैन अपॉइंट कर सकता है, और वो कार्यकारी अध्यक्ष तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि नया अध्यक्ष अपॉइंट नहीं हो जाता या अपना काम नहीं संभाल लेता। इसी बीच कुछ ऐसे उपबंध भी दिए गए हैं जिसके आधार पे राष्ट्रपति के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को उनके पद से निकाला जा सकता है, एक्सपेल कर सकते हैं। लेकिन ये शक्ति राज्यपाल के पास ना होके राष्ट्रपति के पास है, ये ध्यान देने लायक बात है। और राष्ट्रपति भी उन्हीं आधार पे, उन्हीं ग्राउंड्स पे इन लोगों को बाहर निकाल सकता है जिस आधार पे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को का निष्कासन होता है। ये आधार 4 हैं। सबसे पहला है दिवालिया। अगर संघ राज्य लोक सेवा आयोग का कोई भी सदस्य या अध्यक्ष दिवालिया घोषित हो यानी कि इंसॉल्वेंट हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए। दूसरा, अगर वो अपने कर्तव्यों के बाहर संविधान के जो अनुच्छेद 315 और 323 के बीच जो कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं उन कर्तव्यों के बाहर अगर वो कहीं भी वैतनिक नियोजन में लगा है यानी कि पेड एम्प्लॉयमेंट में लगा है, बाहर वेतन के लिए काम कर रहा है जिसके लिए उसको सैलरी मिल रही है, तो वो उसके निष्कासन का, एक्सपेल करने का एक आधार बनता है। तीसरा, अगर राष्ट्रपति को ये लगे कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य शारीरिक या मानसिक रूप से यानी कि फिजिकली और मेंटली वो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करने में, कर्तव्यों का निर्वहन करने में असक्षम है, योग्य नहीं है, तो उसको हटाया जा सकता है। चौथा आधार कदाचार है यानी कि मिसबिहेवियर के बारे में संविधान में 2 ग्राउंड बताए गए हैं, 2 आधार बताए हैं। अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि क्या कदाचार यानी कि मिसबिहेवियर संविधान में वर्णन है या उसको एक्सप्लेन किया गया है, तो बिल्कुल 2 ग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन में मिसबिहेवियर या कदाचार के लिए बताए गए हैं। सबसे पहला ग्राउंड है कि अगर राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य, चेयरमैन या मेंबर भारत सरकार या राज्य सरकार के अंदर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट है, संविदा या समझौता है, उसका इच्छुक है, या अध्यक्ष और सदस्यों में से कोई भी किसी प्राइवेट कॉरपोरेट कंपनी है, निगमित कंपनी है, उसके साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट का इच्छुक है, तो ये कदाचार का आधार होगा। और कदाचार के मामले में राष्ट्रपति को संविधान का निर्देश ये है कि ऐसे मामले की जांच के लिए राष्ट्रपति जांच को सुप्रीम कोर्ट को भेजता है, और सुप्रीम कोर्ट एक न्यायिक प्रक्रिया, जुडिशियल प्रोसेस के माध्यम से इसकी जांच करता है, और जांच करने के बाद जो भी निर्देश, डायरेक्शंस होंगी वो राज्यपाल को, राष्ट्रपति के पास भेजे जाएंगे, और राष्ट्रपति उस निर्देश को मानने के लिए बाध्य है। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में जब जांच चल रही हो कदाचार के आधार पे, तो उस समय के लिए राज्यपाल जो है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को निलंबित कर सकता है, यानी कि उसको सस्पेंड किया जा सकता है। अब बात करते हैं स्वतंत्रता की। सिक्योरिटी ऑफ जो टेन्योर, जो उनको फ्रीडम दी गई है, ऐसा इसलिए ताकि वो अपने जो भी कर्तव्य हैं
संविधान ने उनके ऊपर आरोपित किए हैं उसको इफेक्टिवली डिस्चार्ज कर सकें। तो इसके लिए संविधान में कुछ स्वतंत्रता दी गई है जो अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में है। सबसे पहला है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यानी कि पदावधि की सुरक्षा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को संविधान के द्वारा जो वर्णित प्रक्रिया और जो आधार है उसके द्वारा ही हटाया जा सकता है और उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है, अन्यथा वो अपने पद पर 6 वर्ष की पदावधि या 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो अपने पद पे बने रहते हैं। दूसरा, अपॉइंटमेंट के बाद राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को एक बार नियुक्ति मिल जाने के बाद उनकी जो टर्म ऑफ कंडीशंस है, सर्विस कंडीशन है, सेवा की शर्तें हैं, उनमें किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। अलाभकारी परिवर्तन का अर्थ उनकी सैलरी, वेतन या भत्ते, सैलरी और एमोल्यूमेंट्स है, उसमें किसी भी तरीके की कमी या फेरबदल नहीं किया जा सकता जो उनके कार्य करने की शक्ति को और कर्तव्यों के निर्वहन को प्रभावित करे। तीसरा, राज्य लोक सेवा आयोग के वेतन और भत्ते, जो सैलरी और जो भी पर्क्स उनको मिलते हैं, वो राज्य की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है, उसके ऊपर संचित होते हैं, जिसके ऊपर विधानसभा में मतदान नहीं किया जा सकता। तीसरा, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की भांति एक बार कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद, यानी कि 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपने पद पर दोबारा नियुक्त नहीं हो सकते और ना ही वो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए यानी कि रोजगार के लिए पात्र नहीं है। लेकिन इसमें दो बातें ध्यान देने योग्य है। राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है वो अपने कार्यकाल के बाद, यानी कि राज्य लोक सेवा अध्यक्ष का जो कार्यकाल है उसको समाप्त होने के बाद में वो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बन सकता है या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपॉइंट हो सकता है। इसके अलावा वो और किसी भी अपॉइंटमेंट के लिए, रोजगार के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरा, राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य अपना टर्म पूरे होने के बाद, कार्यकाल को पूरा होने के बाद में वो संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष बन सकता है या अन्य किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, अन्यथा वो किसी भी राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपने टर्म के समय, अपनी पदावधि के समय कोई भी ऐसा अनुचित काम ना कर सके जो उन्हें उनकी टेन्योर के बाद में लाभ का लालच देके करवाया गया हो। बात करते हैं कार्य की। संविधान ने इन्हीं अनुच्छेद में 315 से 23 में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए कुछ ड्यूटी या कुछ कार्य उनके लिए निर्धारित किए हैं, जिसके लिए उन्हें सैलरी, अपॉइंटमेंट या उनको जो शक्तियां दी गई है वो इस प्रकार है। राज्य लोक सेवा आयोग राज्य में सिविल सेवाओं के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करवाता है। इसके अलावा दूसरी शक्ति जो राज्य लोक सेवा आयोग के पास है वो परामर्श की है, यानी कि सलाह की, एडवाइजरी पावर है। इसके अंदर सिविल सेवाओं की भर्ती के लिए जो भी मापदंड अपनाए जाते हैं, जो भी प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, उसके विषय में सरकार को ये सलाह देते हैं। दूसरा, राज्य की सिविल सेवाओं में अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्ति के समय में, प्रोन्नति, प्रमोशन के समय में और ट्रांसफ़र के समय में जो भी प्रिंसिपल फॉलो किए जाते हैं, जो भी सिद्धांत सरकार फॉलो करती है, उसके विषय में, उसको फेरबदल करने के समय, बदलने के समय या जो भी उसमें चेंजेस करते समय राज्य लोक सेवा आयोग से सरकार परामर्श लेती है। तीसरा, सिविल सेवाओं के समय में जो भी व्यक्ति या कैंडिडेट को अपॉइंट किया जाता है, उसको प्रमोट किया जाता है, ट्रांसफ़र करते हैं या डेपुटेशन पे, प्रतिनियुक्ति, एक व्यक्ति को एक डिपार्टमेंट से दूसरे में जब डेप्यूट किया जाता है, प्रतिनियुक्ति पर भेजते हैं, तो उस अभ्यर्थी की यानी कि उस कैंडिडेट की सुटेबिलिटी, उपयुक्तता की जांच करने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग से सरकार परामर्श करती है। तीसरा, राज्य सिविल सेवा के जो भी सदस्य हैं पब्लिक सर्विसेज के, उनके ऊपर जब राज्य सरकार कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई, डिसिप्लिनरी एक्शन लेती है, जैसे कि उनकी इंक्रीमेंट, वेतन वृद्धि को रोकना या उनको पदावनत करना, डिमोट करना, उनकी प्रमोशन को रोकना, इसके अलावा उनसे पैसे की वसूली यानी कि जो रीइंबर्समेंट है, इन सारे विषयों के अंदर भी राज्य लोक सेवा आयोग से सलाह ली जाती है। इसके अंदर बात करते हैं, कुछ अन्य कार्य भी है जो राज्य लोक सेवा आयोग के लिए दिए गए हैं। इसके अंदर राज्य सरकार के अधीन राज्य सरकार ने न्यायालय के आदेश के द्वारा या अपने अधिग्रहण के द्वारा अगर कोई निजी संस्थान है या कोई बॉडी है कॉरपोरेट, तो उसके प्रबंधन के विषय में भी राज्यपाल जो है राज्य लोक सेवा आयोग को कार्य करने का निर्देश दे सकते हैं। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की इस विषय में क्या राय है। सुप्रीम कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय ने इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है
कि राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा दी गई कोई भी सलाह वो राज्य विधानसभा पे यानी कि राज्य सरकार पे बाध्य नहीं है, यानी कि इसका नेचर सिर्फ सलाहकार है, एडवाइजरी इन नेचर है। इस विषय प्रत्येक 1 साल के पश्चात या जब भी राष्ट्रपति के द्वारा मांगा जाता है उपयुक्त समय पे, तो राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपती है और राज्यपाल इसे सदन के विधानसभा या विधान परिषद उसके पटल पे रखता है। इस रिपोर्ट के अंदर राज्य लोक सेवा आयोग की अनुशंसा होती है। हालांकि एक मंत्री या एक विभाग राज्य लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट को या उनकी अनुशंसा जो रिकमेंडेशन सिफारिश है उसको नहीं नकार सकता, लेकिन पूरी मंत्रिपरिषद इसको नकार सकती है। लेकिन उसके पश्चात जो मंत्रिपरिषद है उसको अपना जवाब सदन के सामने रखना पड़ता है कि उसने राज्य लोक सेवा आयोग की सिफारिशें हैं उसको माना है या नहीं मानना है। अगर नहीं मानना है तो उसके क्या कारण है, ये कुछ प्रक्रिया विधानमंडल में रहती है। इसके अलावा ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में सफल हुए जो भी कैंडिडेट होते हैं वो लीगल क्लेम या वैधाधिकार का दावा उस नौकरी या उस पद के लिए नहीं कर सकते। अब कुछ लिमिटेशंस, कुछ सीमाएं हैं जो राज्य लोक सेवा आयोग की है, वो ये है कि वो आरक्षण के विषय पर राज्य लोक सेवा आयोग के पास कोई ज़्यादा अधिकार नहीं है। इसके अलावा जो कैडर है राज्य लोक सेवाओं का उसकी संख्या निर्धारित करने में या उससे संबंधित जो भी नियम बनाए जाते हैं उसके विषय में राज्य लोक सेवा आयोग के पास पावर नहीं है। इस विषय में कार्मिक मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल है, उसके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है। हालांकि राज्यपाल राज्य लोक सेवाओं से संबंधित कोई भी नियम बना सकता है और ऐसे नियम बनाते समय वो राज्य लोक सेवा आयोग से बिना परामर्श करके भी बना सकता है और उसके राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श को साइड लाइन भी कर सकता है, नज़रअंदाज भी कर सकता है। लेकिन ऐसा करने के लिए जो राज्यपाल है उसको वो विनियम जो वो बना रहा है इस विषय में वो सदन के सामने 14 दिन के अंदर रखना होता है। अगर सदन चाहे तो उसके इस प्रस्ताव को रिजेक्ट भी कर सकता है। अब बात करते हैं ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की, यानी कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। ये बड़ा महत्वपूर्ण है जानने के लिए, क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन जो है डिस्क्राइब किया गया है इसको अनुच्छेद 315 से 323 में, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में जानकारी है। लेकिन इसको बनाती है वो संसद बनाती है, यानी कि ये जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये संवैधानिक संस्था ना होकर एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, विधिक संस्था है, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एक स्टेट्यूटरी बॉडी है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। जब 2 या 2 से अधिक राज्य संसद से अनुरोध करते हैं कि एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने के लिए, तो संसद एक कानून को पास करके इसे बनाती है। इसका उदाहरण 1966 में जब पंजाब और हरियाणा अलग हुए थे तो इनके लिए संसद ने एक कानून बना के ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया था। फिर से इस बात को दोहराते हैं कि एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन एक संवैधानिक संस्था नहीं है, क्योंकि इसका निर्माण संसद एक कानून बना के करती है, तो ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है। दूसरा, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उनकी सेवा की शर्तें हैं, कंडीशंस है, अन्य जो भी सेवा शर्त है उनकी संख्या है उसका निर्धारण भी राष्ट्रपति के द्वारा होता है। वे अपने पद पर 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उस समय तक रह सकते हैं। तीसरा, इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है उन्हीं 4 आधारण पे, यानी कि दिवालिया हो या अपने कर्तव्य के बाहर वैतनिक नियोजन में हो। तीसरा, कदाचार। और चौथा, अगर हम देखें तो जो इसका हमने देखा था कि अगर राष्ट्रपति के अनुसार वो शारीरिक या मानसिक रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम ना हो, इन 4 आधार पे उसको निकाला जा सकता है। वो राष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र देते हैं और जो वार्षिक रिपोर्ट है वो राज्यपाल को सौंपते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वो अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपते हैं और राज्यपाल जो है संबंधित राज्यों के विधानसभा या विधानमंडल है उसके पटल पर इसको रखवाते हैं। इसके अलावा यूपीएससी भी जो संघ लोक सेवा आयोग है वो राज्य की आवश्यकता यानी कि स्टेट की डिमांड पे उनके लिए कार्य कर सकता है। लेकिन इसके लिए राज्यपाल जब यूपीएससी से इस विषय में अनुरोध रिक्वेस्ट करता है और राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन यानी कि सहमति अप्रूवल मिलने के बाद ऐसा होता है। अगर बात करें तो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो इसका सबसे पहला प्रावधान 1935 के भारत सरकार अधिनियम यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो अंग्रेज लेके आए थे उसमें था। तो ये आपका राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद है इस लेक्चर्स के बाद में या इस वीडियो के बाद में
आप इससे जुड़े हुए एग्जाम में जो भी क्वेश्चन हैं उनको टैकल कर पाएंगे। थैंक यू।